फटाफट खबरों के बाद आशाओं और मुस्कुराहट के साथ चलिए शुरू करते हैं आगे का सफर। सबसे पहले बात उस उम्मीद की कर लेते हैं जो तमाम आशंकाओं के बीच आई है। नए वेरिएंट को लेकर नया दावा सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि मौजूदा लहर जो है पिछली लहर जैसी घातक नहीं होगी। क्या है ये दावा और इस दावे में क्यों दम दिखाई दे रही है, इस पर हम नजर डालेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जा रहे हैं, जहां पर वो राज्य को 42,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का गिफ्ट देने वाले हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला पंजाब दौरा होने वाला है। तो इस दौरे को लेकर क्या है तैयारियां, बताएंगे आपको। बात जम्मू कश्मीर में आतंक पर भी हो रहे अंतिम प्रहार की भी आज हम चर्चा करेंगे। बताएंगे सेना के हाथ वो कौन सा ब्रह्मास्त्र लग गया है जिसे आतंकियों का काल माना जा रहा है, इस पर भी शुभ समाचारों विस्तार से बात करेंगे। शुभ समाचारों में आपको तारीख और महीनों का वो राग भी सुनाएंगे जो अब कैलेंडर की शक्ल में सामने आया है। बताएंगे संगीत के सुरों को तारीखों से साधने की क्या है अच्छी कोशिश, और इस पहल से संगीत प्रेमियों के चेहरे पर क्यों आ गई है मुस्कान। बुलेटिन में आपकी मुलाकात जो है उस दिलेर बेटी से भी कराने जा रहे हैं आज हम, जिसने -50 डिग्री में अकेले दक्षिणी ध्रुव को नाप कर तहलका मचा दिया। इस सिख बेटी की जो हौसले है, उसकी जो कहानी है, वो किसी मिसाल से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं शुभ समाचारों का शुभ सिलसिला। ये सच है कि नया साल नई चुनौतियां लेकर हमारे साथ आया है, लेकिन उतना ही बड़ा सच ये भी है कि अब हालात बदल चुके हैं। महामारी को लेकर हमारी समझ बढ़ी है और इससे मुकाबला करने के लिए हमारी तैयारी भी पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। तो वैक्सीन और वैक्सीन का सुरक्षा कवच आज हमारे पास है, और ऐसे में आज की शुरुआत उन खबरों से करेंगे जो उम्मीद जताती हैं और जो भरोसा दिलाती हैं कि हम वायरस से युद्ध हर हाल में जीतने वाले हैं। कैसे ये होने वाला है, यही आज आपको हम समझाने जा रहे हैं। आज की पहली खबर बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई है, जिसकी शुरुआत 3 जनवरी से हो चुकी है। भारत में 15 से 17 साल के बड़े बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। बच्चों को वैक्सीनेशन का आज तीसरा दिन है देने का। आज बच्चों को जो टीके लग रहे हैं उसका आंकड़ा 1 करोड़ के पार चला जाएगा। तो देखिए 3 को शुरुआत हुई थी और 1 करोड़ का आंकड़ा अब जल्द ही पूरा होगा। अब से थोड़ी देर पहले तक के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 85,11,000 से ज्यादा बच्चों को अब तक सुरक्षा कवच मिल चुका है, यानी कि पहली डोज मिल चुकी है। कोरोना से जंग के मोर्चे पर राहत भरी एक और बड़ी खबर आज हम शुभ समाचारों में आपके लिए लेकर आए हैं। अब तक ओमिक्रॉन को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी, और ऐसे में IIT के प्रोफेसर ने यह दावा किया है कि नया वेरिएंट डेल्टा जैसा घातक नहीं होने वाला है। आपको मैं ये भी बताते चलूं कि डेल्टा वेरिएंट वही वेरिएंट है कोरोना का जो दूसरी लहर लेकर आया और बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। वैक्सीनेशन के मोर्चे से भी भारत के लिए अच्छी खबर है। देश में 147 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिल गया है। यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। पहली डोज लेने वालों की संख्या आज 86 करोड़ से ज्यादा है। तो वहीं लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। दोनों डोज जो ले चुके हैं उनका आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। 61 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोज ले ली हैं। इसके साथ ही देश को एक अच्छी खबर टाटा ने भी दी है। टाटा ने ओमिक्रॉन जांच की स्वदेशी किट डेवलप की है, जिसमें मिनटों में ओमिक्रॉन का पता लगाया जा सकता है। अब तक जो ओमिक्रॉन की जांच 2 से 3 दिन में होती थी, अब सिर्फ मिनटों में पता चल जाएगा कि कोरोना की क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट से कोई इंसान संक्रमित है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो उम्मीद जगाती है। और भी वैक्सीनेशन के मोर्चे पर अच्छी खबरें आई हैं। कौन सी खबरें हैं वो, वैभव? देश में देखिए 15 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज 30 लाख से ज्यादा बच्चों को पूरे देश में सुरक्षा का टीका लगेगा। इसके साथ ही महज 2 दिनों में यह आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो जाएगा। देखिए रफ्तार, देश में करीब 7 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगाई जानी है। ऐसे में मात्र अगर 2 दिनों में 1 करोड़ का आंकड़ा हम छू लेते हैं तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। देश में बच्चों को सुरक्षा का टीका युद्ध स्तर पर लगाया जा रहा है। महज 3 दिनों में ही यह आंकड़ा 1 करोड़ के पार होने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज ही 1 करोड़ का पहला लक्ष्य पूरा हो जाए। 3 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बच्चे भी काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। वे भी बखूबी समझते हैं कि वैक्सीन ही उन्हें कोरोना जैसे घातक वायरस से बचाने में कारगर है।
2 दिन के अंदर 75 लाख से ज्यादा बच्चों को कोवैक्सीन की 1 डोज लग चुकी है। बच्चों के वैक्सीनेशन का आंकड़ा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जल्दी पूरे देश के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लग जाएगी। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो इस वक्त देश में करीब 10 करोड़ बच्चे 15 से 18 साल की उम्र के हैं और अगर वैक्सीनेशन की यही रफ्तार रही तो करीब महीने भर में देश भर के सभी 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज जरूर लग जाएगी। जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। वहीं बिहार में 75 लाख, महाराष्ट्र में 60 लाख, पंजाब में 50 लाख, मध्य प्रदेश में 36 लाख, राजस्थान में 51 लाख, गुजरात में 36 लाख, तमिलनाडु में 33 लाख, हिमाचल प्रदेश में 4 लाख, जम्मू और कश्मीर में 8,33,000 बच्चों का टीकाकरण किया जाना है। जाहिर है ये लक्ष्य भले ही बड़ा है, लेकिन देश में व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन जारी है। टीकाकरण के पहले ही दिन 42 लाख बच्चों को पहला सुरक्षा कवच मिला, जिसमें मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों की तुलना में टॉप पर रहा। 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण रजिस्ट्रेशन के लिए नया नियम भी जोड़ा गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र नहीं होगा, वे 10वीं कक्षा के आईडी कार्ड के जरिए भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे एक और खुशखबरी। या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं आनंद भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शुभ समाचार में। बात कोरोना के विरुद्ध चल रहे भारत के युद्ध की हो रही है। हमने आपको बता दिया है कि बच्चों को किस तरह से वैक्सीन लगाई जा रही है। बात उस तस्वीर की जो कोरोना के विरुद्ध देश के संकल्प को और ज्यादा दृढ़ करती है। दरअसल देश में 15 से 17 साल के बच्चों को भी वैक्सीन दी जा रही है और पूरी शिद्दत के साथ सरकारें इसमें जुटी हुई हैं। बच्चों तक वैक्सीन पहुंचाने का जज्बा कैसा है, इसे इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं, जो वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। क्या कुछ इस वीडियो में है वैभव? बिल्कुल रुमिता, देखिए कितनी शानदार ये तस्वीरें हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने हिमाचल के कुल्लू का ये उनका वीडियो शेयर किया है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी खराब मौसम में भी टीकाकरण के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। और मनसुख मंडाविया ने इन तस्वीरों के साथ लिखा है कि नदी, रेगिस्तान हो या बर्फ का तूफान हो, हमारी जो हेल्थ आर्मी है वो लक्ष्य साधने को सदैव तत्पर रहती है। हिमाचल से आई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 15 से 17 साल के बच्चों को टीका लगाने के लिए हमारी जो हेल्थ आर्मी है, हमारी जो स्वास्थ्य टीम है, वो दुर्गम इलाकों तक पहुंच रही है। इस मौसम में वहां तक पहुंचना और टीका लगाना अपने आप में बेहद मुश्किल काम है, लेकिन बावजूद इसके देखिए किस तरीके से ये लोग इस बर्फबारी में भी इस पतले से रास्ते से, जहां पर पूरा रास्ता बर्फ से ढका हुआ है, वहां से जाकर और बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं। और ये जज्बा है हमारे हेल्थ कर्मियों का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वैक्सीनेट हो सके। अपने बच्चों को टीके की बुलेट स्पीड देख ली आपने, देख ली कि किस रफ्तार से जो है बच्चे टीकाकरण की ओर भागीदार बन रहे हैं। और मात्र 2 दिनों में 1 करोड़ का आंकड़ा हम छूने वाले हैं। आपने मुश्किल से मुश्किल हालात में वैक्सीनेशन का जज्बा भी देख लिया। अब सवाल है कि क्या ओमिक्रॉन जो है उसका जो संक्रमण है, उन बच्चों को घबराने की ज़रूरत है इससे? तो ये देखिए टीके के पात्र नहीं है या फिर अभी तक उन्हें टीका नहीं लग पाया है। अभी तक दिल्ली में जो है बच्चों में जितने भी केसेस आए हैं उसमें माइल्ड यानी बहुत मामूली से लक्षण है और वो जल्द ही ठीक भी हो रहे हैं। इसे लेकर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, अब जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, अगर पिछले 3-4 दिन का डाटा देखें तो डेफिनेटली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी कोविड इन्फेक्शन पड़े हैं, बट कोविड इन्फेक्शन पर से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं इंक्रीज हुई है। जैसे कोविड हुआ, किसी को निमोनिया हुआ, उसकी वजह से हमें एडमिट करना पड़ा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम पेशेंट्स को कोई और डिजीज थी, जैसे फेब्राइल सीजर था या कोई और बीमारी थी, जॉन्डिस थी, इसको उसकी वजह से उसको हमें एडमिट करना पड़ा और उसके अंदर कोविड पॉजिटिव आया। तो जरूरी नहीं है कि ये जॉन्डिस या फेब्राइल सीजर जो दौरा पड़ा हुआ है वो कोविड की वजह से पड़ा है। बहुत लाइकली है कि कोविड बायस्टैंडर था, एसिम्प्टोमेटिक था, और हम जो डील कर रहे हैं वो जस्ट एसिम्प्टोमेटिक कोविड इन्फेक्शन है। तो पैनिक नहीं करें। अगर आपका डाटा थोड़े टाइम बाद ये भी कहता है कि नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इंक्रीज हुई है, तो इट कुड बी कि ये हॉस्पिटलाइजेशन किसी और वजह से है और बाई चांस कोविड वार्ड में एडमिट हुआ, क्योंकि इन पेशेंट्स को हम कोविड वार्ड में रखें। देखिए, ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार देश में बढ़ती जा रही है, 2000 के पार पहुंच गई है। ऐसे में आप भी डरे हुए होंगे, लेकिन आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने एक राहत भरे संकेत दिए हैं जो आपको जरूर देखना चाहिए। डॉक्टर मणिंद्र अग्रवाल ने अपने एक मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर आंकलन किया है कि देश में तीसरी लहर का पीक फरवरी में होगा, लेकिन उसके बाद संक्रमण घटने लगेगा। देखिए, साउथ अफ्रीका की ओर देखें हम तो वहाँ पे 17 दिसंबर को अधिकतम स्तर पे था और अब बड़ी तेज़ी से संख्या वहाँ कम हो रही है। वहाँ पे हॉस्पिटल भी ज़्यादा उन पे दबाव नहीं आया, लॉकडाउन भी लगाने की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसका मुख्य कारण ये था कि बहुत उच्च स्तर की नेचुरल इम्यूनिटी, 80% लोग करीब नेचुरली इम्यून थे। ऐसा जैसे यूरोपियन देशों में नहीं है, वहाँ पे नेचुरल इम्यूनिटी कम है, इसलिए वहाँ संख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये बात हमें दिखाती है कुछ हद तक कि भारत में भी शायद साउथ अफ्रीका जैसा ही हो, और इसलिए मेरा अंदाज है कि भारत में भी बहुत अधिक संख्या में नहीं पहुंचेगा। हॉस्पिटलाइजेशन भी शायद इतने स्तर के नहीं होंगे कि बहुत परेशानी की स्थिति आए, इसलिए बहुत इससे घबराने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही। तो देखिए, पूरे देश ने जो है कमर कस ली है। हर राज्य ने करीब करीब ओमिक्रॉन पर प्रहार की पूरी तैयारी कर ली है। देश में वायरस को हराने के लिए पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी ने नियमों में बदलाव किया है और सख्ती बढ़ाई है।
टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने के आदेश भी दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो नई गाइडलाइंस को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार ने पाबंदियों का पहरा लागू किया है। कोरोना की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब 10वीं तक के सभी स्कूलों को मकर संक्रांति तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सीएम योगी ने हालात की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में कोरोना के एक्टिव मामले 1000 से ज्यादा हो जाएं, वहां जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट समेत सार्वजनिक स्थलों को 50% क्षमता के साथ संचालित किया जाए। इसके साथ ही शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल न हों। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों के लिए भी नियमों का ऐलान किया गया है। प्रदेश के सभी शासकीय प्राइवेट संस्थानों, ऐतिहासिक स्मारक और धार्मिक स्थलों में कोरोना हेल्प डेस्क तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा जरूरत के मुताबिक डे केयर सेंटर भी स्थापित होंगे। सार्वजनिक स्थलों में बिना स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। हालांकि राहत की बात यह है कि यूपी में टेस्टिंग भी पूरी रफ्तार से हो रही है, लेकिन बीते 24 घंटे में करीब 1000 नए मामले मिलने से प्रशासन एक्टिव हो गया है। बीते 24 घंटे में हुई 1,66,000 सैंपल की जांच, जिनमें 992 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यूपी में कुल एक्टिव केस 3173 पहुंच चुके हैं। जाहिर है तेजी से हालात बदल रहे हैं और इस स्थिति में अब और भी सख्त नियमों की दरकार है ताकि उत्तर प्रदेश को तीसरी लहर के संकट से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो यूपी के बारे में आपने जान लिया इस खास रिपोर्ट में, लेकिन अगर आप बिहार में रहते हैं तो किन प्रोटोकॉल्स का आपको पालन करना है, चलिए ये आपको बता देते हैं। बिहार में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक अब आपको नाइट कर्फ्यू का पालन करना है। इसके साथ ही धार्मिक स्थल से लेकर मॉल, सिनेमा हॉल सब कुछ अगले आदेश तक बंद है। बिहार में कोरोना केस बढ़ने के साथ ही नीतीश सरकार एक्टिव हो गई है। बिहार सरकार ने राज्य में कई नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 8वीं तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। 9वीं से 12वीं तक की क्लास 50% क्षमता के साथ चलेंगी। पूरे बिहार में दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। आवश्यक सेवा की दुकानें खुली रहेंगी। धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम और स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं रेस्तरां और ढाबा 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत होगी। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 लोगों की अनुमति रहेगी। बिहार में पिछले 24 घंटे में 893 मामले सामने आए हैं। पटना में 565 नए मरीज मिले हैं। नीतीश सरकार ने कोरोना के दायरे को रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए हैं, लेकिन यहाँ भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी ही है। बेहद जरूरी हो तभी घरों से निकले और जब भी घर से बाहर निकले मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ने न पाए और आपके साथ साथ आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार जो है पहले ही राज्यों को निर्देश दे चुकी है कि वो हालात को देखते हुए अपने हिसाब से फैसला लें। राज्य सरकारें हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बढ़ते केसेस के साथ कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस में बदलाव किया जा रहा है लगातार। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर के कोहराम का शोर अभी थमा भी नहीं था कि तीसरी लहर ने धीरे से दस्तक दे दी, जिसकी वजह से राज्य सरकारों को सख्ती बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा। दिल्ली ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य सरकारों ने लोगों की हिफाजत के लिए कई तरह की पाबंदियां लगा दी। वहीं जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे गाइडलाइंस में भी बदलाव किया जा रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि किन राज्यों ने क्या पाबंदियां लगा रखी हैं। महाराष्ट्र में बेकाबू हो रहे कोरोना की रफ्तार को काबू करने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। मुंबई में धारा 144 के तहत प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने समुद्री किनारों, खुले मैदानों, पार्कों या इसी तरह के सार्वजनिक स्थानों पर शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक जाने पर रोक लगा दी है।
और शादी विवाह में लोगों की अधिकतम संख्या 50 कर दी गई है, जबकि मुंबई में कक्षा 1 से 9 तक के स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद करने का आदेश है। इसके अलावा 11वीं के स्कूल भी 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए बीएमसी ने बिल्डिंग सीलिंग के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और सोसाइटी के 20% फ्लैट में कोरोना मरीज पाए जाने पर बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। संक्रमण के डर और शहर में लगी पाबंदियों की वजह से मुंबई में कई फिल्मों की शूटिंग पर भी असर पड़ा है। जनवरी फरवरी के कई प्रोजेक्ट्स टल गए हैं। दिल्ली और मुंबई के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। वहीं झारखंड में सभी शिक्षण संस्थानों को 15 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। झारखंड में 15 जनवरी या अगले आदेश तक के लिए सभी स्टेडियम, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल और पर्यटक स्थलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। गोवा में भी ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के कारण स्कूलों और कॉलेजों को 26 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। राजस्थान में विवाह समारोह में अब 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को इजाजत नहीं है। सभा, रैली, धरना प्रदर्शन, जुलूस, मेले में भी 100 लोगों को अनुमति होगी। पूरे राजस्थान में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हरियाणा में दाह संस्कार में 50 और विवाह समारोह में 100 लोगों से ज्यादा लोग भाग नहीं ले सकते और रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। प्रदेश में नो मास्क नो सर्विस का सख्ती से पालन किया जाएगा, जबकि पश्चिम बंगाल में 15 जनवरी तक के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद किए जा चुके हैं। सरकारी दफ्तरों में एक बार में सिर्फ 50% कर्मचारियों को आने की अनुमति है। पंजाब में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 3 दिनों में पंजाब में 1000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। एहतियातन तौर पर आज से पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है। ये नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। वहीं अगर हम पंजाब में चुनाव होने वाले उसको लेकर अगर कोई प्रिकॉशंस की बात करें तो अभी किसी भी तरह से मास गैदरिंग, रैली और सभाओं पर रोक नहीं लगाई गई है। उसके साथ साथ अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी 15 तारीख तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इन पाबंदियों और सख्त नियमों को लागू करने का मकसद कोरोना के संक्रमण को रोकना है, क्योंकि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का लोग सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ओमिक्रॉन के केसेस जिस तेजी से इस वक्त बढ़ रहे हैं, सबके मन में यही सवाल है कि अगर कोई ओमिक्रॉन से संक्रमित होता है तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा। ये जानने के लिए हमारी टीम ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं उनके वार्ड में पहुंची है और देखा है कि इलाज की क्या व्यवस्था वहां पर है। आप भी देखिए। राजधानी में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले और साथ ही साथ कोविड के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट भी बहुत ही तेजी से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हम मौजूद है दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के बनाए गए रामलीला मैदान के इस अस्पताल में, जहां पर आप पीछे देख सकते हैं मेरे की ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमित मरीज और साथ ही साथ कोविड से संक्रमित मरीजों का यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। पूरी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर तैनात है जो इन सभी लोगों का इलाज कर रही है। कच्चा विटामिन सी ले लेते हैं और विटामिन ई कैप्सूल्स खा लेते हैं ताकि हमारे लिए किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन पेशेंट्स जो आपने बताया कि ओमिक्रॉन से संक्रमित पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, बिल्कुल उन्हें क्या ट्रीटमेंट दी जा रही है? मोटे मोटे तौर पर यदि बात करें, आप समझा पाए हमें कि क्या ट्रीटमेंट उन्हें दी जा रही है? पहले चीज है इनका ऑक्सीजन की बात करें। ऑक्सीजन की मात्रा इनकी बॉडी के अंदर कम ही, हम पहले ऑक्सीजन लगाते हैं और ऑक्सीजन के साथ क्या क्या दवाई, हम छाती में इनकी कोई इन्फेक्शन है उसको दवाई देते हैं, इसको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। और डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन और असिथ्रोमाइसिन वो चीज दवाई हम दे देते हैं। और उसके बाद अगर कोई इनकी अगर इश्यूज है लाइक बॉडी पेन है, फीवर, अगर ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं तो कुछ पेशेंट है सिम्टम्स नहीं है पर उनके अंदर ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन है, उसके लिए क्या करते हैं, हम चेस्ट एक्सरे कराते हैं, छाती के एक्सरे होते हैं, उसमें हम क्लियरली बता सकते हैं अगर छाती में इन्फेक्शन है या नहीं। अगर इन्फेक्शन है उसके लिए दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं और साथ में हम इनकी फ्लूइड्स, कुछ पेशेंट को बॉडी के अंदर पानी की मात्रा कम नहीं होती उसको हम पानी चढ़ाते हैं, सच एज नॉर्मल सैलिन बोलते हैं, रिंगल लैक्टेट बोलते हैं, वो चढ़ाते हैं। साथ में इनका दूसरी चीज़ ये क्या है, पैंटोसिट पेट के लिए अगर किसी को पेशेंट को पेट की प्रॉब्लम है, और विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन की कंटेंट, वो सारी चीज़ ऐसे हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बोलते हैं। ये सारी चीज़ कितनी ओमिक्रॉन पेशेंट है सबको देते हैं और रूटीन की इनकी ब्लड सैंपल चाहते हैं, 1 और तीसरा और 5-6 दिन में सैंपल भेजते हैं, साथ में इनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट भेजते हैं।
अगर किसी को नेगेटिव है उनको ऑब्जर्वेशन में डालते हैं, किसी को पॉजिटिव है फिर इसको ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। मैम यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं एलएनजेपी कैजुअलिटी से ट्रांसफर होकर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम ये डॉक्टर्स लोग उनके वाइटल्स चेक करते हैं, उसके बाद उनकी कंडीशन देखते हैं, उनकी इन्फेक्शन है या क्या चीज़ें हैं, उसके हिसाब से उनकी दवाइयाँ चलती हैं। ठीक होने के बाद उनको यहीं पर आइसोलेट किया जाता है और कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद ही उनका डिस्चार्ज किया जाता है। और इसी के साथ अब आपको लिए चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई और दिखाते हैं कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच तैयारी कैसी हो रही है मरीजों के इलाज की। और मलाड में एक स्पेशल कोविड सेंटर बनाया गया है। तस्वीरों में देखिए, बच्चों के इलाज के लिए खास इंतजाम यहाँ पर किए गए। कोरोना की दूसरी लहर के समय सबसे ज़्यादा कमी आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर के सामने आई थी, जिसके मद्देनज़र अब सरकार कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती और इसी के लिए जिस कोविड सेंटर पर हम खड़े हैं वहां पर तकरीबन 190 आईसीयू बेड्स लगाए गए हैं, साथ ही साथ अति आधुनिक वेंटिलेटर लगाए गए हैं, जिसके वजह से अगर इमरजेंसी की सिचुएशन उत्पन्न होती है तो जल्द से जल्द उनका इलाज सारी चीज़ों के साथ किया जा सके। देखिए, मलाड जंबो कोविड हॉस्पिटल जो है ये मुंबई शहर के कोविड मिटिगेशन प्लान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक फील्ड हॉस्पिटल है जो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे कुल मिला के 2156 बेड्स हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। 2156 बेड में से हमारे पास करीब 1515 ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं और 190 आईसीयू बेड्स हैं, जिसमें से 40 बेड हमने बच्चों के लिए रिजर्व कर रखे हैं और जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं उसमें से हमने करीब 100 बेड्स जो हैं वो बच्चों के लिए रिजर्व कर रखे हैं। और हमने अभी रिसेंटली डिसीजन लिया है कि इसको बढ़ा के हम करीब 200 बेड कर दें बच्चों के लिए। हर संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम ये कोविड सेंटर में ये मशीन्स भी फिट किए गए हैं। ये मशीन जो हैं वो डायलिसिस मशीन है। अगर किसी पेशेंट को अर्जेंटली डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी तो भी वो इसी कोविड सेंटर के अंदर ही डायलिसिस करा सकता है। बस इतना ही है कि हमें एक्टिवेट किया गया है क्योंकि एक आशंका है कि कोविड के पेशेंट्स का इनफ्लो शायद हो सकता है, इसलिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे करीब 100 से 150 तक लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और अगर हमारे यहाँ पे केसेस बढ़ना और भी शुरू होता है तो हमारे पास रिजर्व लोग भी हैं जिनको हम रिक्रूट करके एक्टिवेट कर देंगे। कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय जरूर है, मगर सुकून की बात यह है जिस तरीके की तैयारी जंबो सेंटर की है उससे एक बात तय हो गई है कि लोगों की सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं बरती जाएगी। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ पारस दामा, गुड न्यूज़ टुडे। तो देखिए, कोरोना से निपटने की तैयारी बहुत तेज होती जा रही है और ओमिक्रॉन इस वक्त जिस तेजी से बढ़ रहा है उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि उसे समय पर ट्रैक किया जाए और इसलिए हिंदुस्तान ने स्वदेशी किट जिसका नाम ओमिश्योर है इसे तैयार किया है। इससे जीनोम सीक्वेंसिंग की तुलना में सिर्फ मिनटों में आपको ये पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित है या फिर नहीं। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा जितना घातक नहीं है, ये सच हो सकता है, लेकिन इसके संक्रमण की रफ्तार डेल्टा वेरिएंट से कई गुना तेज है। जबकि गनीमत है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से मृत्यु दर ना के बराबर है। हालांकि कोरोना के इस वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने का सायरन लगातार बज रहा है। वहीं राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए बाजार में एक नया किट आ चुका है जो 10 से 15 मिनट के भीतर ये बता देगा कि व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित है या नहीं। ओमिक्रॉन के नए किट का नाम है ओमिश्योर। इस किट को टाटा मेडिकल ने तैयार किया है। टाटा के इस किट को आईसीएमआर की भी मंजूरी मिल चुकी है और ये किट पूरी तरह से स्वदेशी है। आईसीएमआर ने ओमिश्योर किट को अप्रूव किया है जो कि सक्षम है ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए। जहां तक जो आरटीपीसीआर के किट होते हैं वो टारगेटेड होते हैं डिफरेंट जीन्स के लिए, जैसे एस जीन, ओआरएफ जीन्स, एन जीन्स, आरडीआरपी और जो ई जीन्स होते हैं, इनको टारगेट करके आरटीपीसीआर किट बनते हैं। फिलहाल ओमिक्रॉन संक्रमण के टेस्ट के लिए अभी तक बाजार में एक ही किट मौजूद था जिसे अमेरिका की कंपनी ने तैयार किया है। वही सवाल ये भी है कि ये किट कैसे काम करेगा और इसकी जांच की विश्वसनीयता कितनी है। ओमिश्योर किट से आरटीपीसीआर जैसा ही टेस्ट होगा। नाक और मुंह से सैंपल्स लिए जाएंगे।
ये RT-PCR आपको बताएगा कि आपको जो कोरोना का संक्रमण हुआ है वो डेल्टा का हुआ है या ओमिक्रॉन का हुआ है। टेक्नोलॉजी इसकी एस जीन टारगेट फेलियर पे बेस्ड है। एस जीन को ये टेस्ट जो है RT-PCR के ये डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और इसका ही फायदा ओमिक्रॉन के टेस्ट डिटेक्शन के किट में होता है, जिसमें एस जीन अगर नहीं मिला तो इसका मतलब आप में ओमिक्रॉन का संक्रमण है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार देखते हुए एक रियल टाइम RT-PCR टेस्ट किट की जरूरत महसूस की जा रही थी। उम्मीद है टाटा की ये किट इस कमी को पूरा करेगी और भरोसे पर खरा उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको अमेरिका के हालात दिखाते हैं, जहां मैसाचुसेट्स ने ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के लिए गाड़ियां लंबी कतारों में लगी हुई हैं और संक्रमण ज़्यादा ना फैले इसके लिए लोगों को उनकी गाड़ियों में ही रहकर लाइंस लगाने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम हर एक गाड़ी के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करती नजर आ रही है। इसके बाद बारी बारी से सभी की टेस्टिंग की जा रही है। अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने कहर बरपा रखा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अमेरिका में सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और सोमवार को यहां 10 लाख से भी अधिक लोगों को संक्रमित पाए गए हैं। तो देखिए, जब दुनिया में किसी देश में एक ही दिन में 10 लाख से ज़्यादा लोगों के कोरोना संक्रमित होने की खबर आती है तो ये वाकई हड़कंप मचाने वाली होती है। लेकिन राहत की बात यह है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब बाइडेन प्रशासन का फोकस ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर है, ताकि कोरोना की जो चेन है उसे ब्रेक किया जा सके। इन तस्वीरों से भारत को भी सीख लेने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरती जाए ताकि ये हालात भारत में बिल्कुल ना आए। और आइए अब रुक करते हैं दूसरी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में पंजाब में विधानसभा चुनाव है। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री PGI सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखने वाले और साथ ही प्रधानमंत्री पंजाब के चुनावी मिशन का भी आज आगाज करेंगे। 2022 के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी के मिशन पंजाब का आगाज करेंगे। वे फिरोजपुर में चुनावी शंखनाद करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 42,750 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की नींव भी रखेंगे। मोदी फिरोजपुर में PGI सैटेलाइट सेंटर और 2 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखेंगे। फिरोजपुर में सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी होशियारपुर और कपूरथला में भी 2 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास करेंगे। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री एक रैली को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिरोजपुर के चप्पे चप्पे पर पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 10,000 के करीब पंजाब पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे से बीजेपी को एक बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर पुलिस जल्द ही आधुनिक हथियारों से लैस होगी। जम्मू कश्मीर की आतंकवाद रोधी यूनिट स्पेशल को जल्द ही अमेरिकी 600 असॉल्ट राइफल्स और पिस्तौल मिलने जा रही हैं। सेना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने वाला देश पहला पुलिस बल होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस अब दोगुनी रफ्तार से आतंक की सफाई के लिए एक्शन मोड में आने वाली है, क्योंकि जल्द ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के हाथों में बेहद एडवांस क्वालिटी के हथियार होंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के एंटी टेरर विंग को जल्द ही अमेरिकी 6R असॉल्ट राइफल और पिस्तौल मिलेंगे। फिलहाल ये हथियार उन जवानों को दिए जाएंगे जो VIP की सुरक्षा में तैनात हैं। इन जवानों के लिए 500 अमेरिकी 6R 716 राइफल और 100 6R पिस्तौल खरीदने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 6R आधुनिक असॉल्ट राइफल है। इन्हें पहले काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाले इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए लिया गया था। फिलहाल LAC और LOC पर तैनात सैनिकों के पास भी ये असॉल्ट राइफल है।
यह असॉल्ट राइफल मौजूदा इंसास राइफल की जगह ले रही है। 6R आधुनिक असॉल्ट राइफल है जिसका 16 इंच का बैरल है और कैलिबर 7.22 mm का है, जबकि इंसास का कैलिबर 5.56 mm का है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जितना ज्यादा कैलिबर होगा, हथियार उतना ही घातक होता है। पूरी दुनिया में 6R राइफल अपने सटीक निशाने के लिए मशहूर है, यानी सटीक निशाने की वजह से काफी दूरी से ही आतंकियों पर निशाना लगाया जा सकता है। 6R राइफल की रेंज भी इंसास या AK-47 से ज्यादा है। इस राइफल से 600 मीटर दूर से ही दुश्मनों पर निशाना लगाया जा सकता है। 6R राइफल को अमेरिकी सेना सहित कई यूरोपीय देशों की सेनाएं भी इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस देश की पहली ऐसी पुलिस फोर्स होगी जिसके पास अमेरिकी 6R राइफलें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कैलेंडर आमतौर पर नए साल पर दिन और महीने की तारीखों के बारे में जानने के लिए हम घर में रखते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कैलेंडर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें भारत के शास्त्रीय संगीत के बारे में शानदार जानकारी मिलेगी। देखिए। साल के 12 महीने और हर महीना मौसीकी के उस्तादों के नाम। ये महज एक कैलेंडर नहीं बल्कि नामचीन संगीतकारों की तस्वीर का ऐसा एल्बम है जिसमें शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी शैली ध्रुपद की शानदार परंपरा की झलक मिलती है। स्वामी हरिदास हमारे परम गुरु, फिर यहाँ पे तानसेन जी की भी है और बैजू बावरा जी की भी है, और हमारे परम पितामह बाबा बैराम खान साहब की भी तस्वीर है, और हमारे जियाउद्दीन खान साहब, उस्ताद नईमुद्दीन खान साहब, इन सब की तस्वीरें जितने भी कवर कर सकते थे। बहुत सारे लोग छूट गए हैं लेकिन जितने भी हम लोग कवर कर सकते थे इधर हैं। खास बात यह है कि इस कैलेंडर में ध्रुपद गायकी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इस बात की खुशी है कि इस कैलेंडर के कारण ये ध्रुपद जो है, ध्रुपद का इतिहास, ध्रुपद का वर्तमान, ध्रुपद में क्या क्या चीजें हुई, उसके बारे में काफी जानकारी लोगों तक, परिवारों तक और आने वाली जनरेशन को भी जाएगी। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए और नई जनरेशन के लिए एक यादगार चीज़ रहेगी कि वो उनको उस चीज़ को देखे और हमारे संस्कृति को और हमारे देश की ये जो भी कला है उनको याद रखे और इन कलाकारों को याद रखे जिन्होंने योगदान दिया है। संगीतकारों की यादों को सहेजने वाला ये कैलेंडर लगातार 7वें साल पेश किया गया है। 2022 भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का साल है और खास बात यह है कि यह बेहतरीन कैलेंडर अमृत महोत्सव को समर्पित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और शुभ समाचारों में अब वो खबर जो आपको गर्व से भर देगी। भारतीय मूल की ब्रिटेन की सिख सेना अधिकारी प्रीत चंडी ने इतिहास रच दिया है। प्रीत चंडी ने दक्षिणी ध्रुव का सफर अकेले ही पूरा करने वाली वो पहले गैर श्वेत महिला बनकर इतिहास उन्होंने रच दिया है। प्रीत चंडी ने बीते साल नवंबर में अपने सोलो ट्रिप की शुरुआत कर दी थी और ये अपने आप में मिसाल। और अब वक्त हो चला आपके फेवरेट सेगमेंट का, यानी कि सोशल मीडिया के वो शानदार चटपटी वीडियोस जो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाते हैं। तो बच्चे लोग, आज तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका सही जवाब देना। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? क्रॉक, तुम बताओ। ओह नो। नहीं पता सर। नहीं पता? डोनाल्ड ट्रंप है। मूर्ख, तुम्हें अपने पढ़ाई पे ध्यान देने की सख्त जरूरत है। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ, पूछो। एंथनी कौन है? एंथनी? पता नहीं। सर, आपको आपके बीवी पे ध्यान देने की सख्त जरूरत है। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। और खबरों को देखने का नजरिया रखें पॉजिटिव, जैसा कि हम करते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।